अगर मिडिल ईयर क्लेफ्ट का जो म्यूकोसा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, उससे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया किस किस पार्ट को इन्वॉल्व करेगा? सबसे पहले आ जाती है यूस्ट्रेशन ट्यूब, जो कि ईयर को विद द नेजोफेरेंक्स कनेक्ट कर रही होती है। उसके बाद आ जाती है टिम्पैनिक कैविटी, यानी कि जो मिडिल ईयर में कैविटी है, एटिक, एडिटस, एंट्रम, मेस्टाइड एयर सेल, ये सब मिलकर क्या बना रहे थे? मिडिल ईयर क्लेफ्ट। ओटाइटिस मीडिया की कितनी टाइप्स हैं? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है एक्यूट, फिर आता है सब एक्यूट और उसके बाद है क्रोनिक। एक्यूट का क्या मतलब है कि इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। और सब एक्यूट का ये मतलब है कि ये 3 हफ्ते से लेकर 3 महीनों तक रहेंगे। और क्रोनिक का ये मतलब है कि अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं ग्रेटर देन 3 मंथ्स, तो इसका मतलब है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया बचे। तो सबसे पहले आ जाता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का क्या मतलब है कि जो इन्फ्लेमेशन है मिडिल ईयर क्लेफ्ट की, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ये किस में ज़्यादातर होती है? इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में। अडल्ट्स में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है। उसकी वजह ये है कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो यूस्ट्रेशन ट्यूब होती है वो शार्ट, वाइड और मोर ओरिजेंटल होती है। ठीक है, जो बच्चों में यूस्ट्रेशन ट्यूब थी वो छोटी भी होती है, वाइड भी होती है और ओरिजेंटल भी होती है। इस वजह से कोई भी इन्फेक्शन जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, अगर वो हुआ है तो बच्चों में ईजिली वो थ्रू द यूस्ट्रेशन ट्यूब ईयर में भी चला जाएगा। दूसरा है परफोरेशन, कि अगर एक्सटर्नल ईयर का कोई भी इन्फेक्शन था, कि ओटाइटिस एक्सटर्ना था, और अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो गई है तो उसकी वजह से मिडिल ईयर का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब इसमें जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं? तो मोस्टली वायरसेस होते हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इनका किसी का भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद मिडिल ईयर का भी इन्फेक्शन हो जाएगा। और सेकंड पर आ जाते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में स्टफ नमूनिया है, स्टाफ यूरिस है और एच इन्फ्लुएंजा है। तो रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से यूस्ट्रेशन ट्यूब में मसला आ गया, यानी कि उसका जो नॉर्मल फंक्शन था वो नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से अब ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो जो हमारे पास यूस्ट्रेशन ट्यूब थी उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि टॉन्सिल थे, एडिनाइड, इसके अलावा साइनस है, नोज़ है और नेजोफेरिंक्स है, क्लेफ्ट पैलेट है, तो इनमें से किसी में भी मसला हो गया, जैसे कि टॉन्सिल में टॉन्सिलाइटिस, एडिनाइड्स, क्रोनिक रेनाइटिस या साइनोसाइटिस, नेजल एलर्जी, तो इन सब में ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई। पैथोलॉजी में इसकी 4 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली स्टेज है ट्यूबल अक्लूजन। ट्यूबल अक्लूजन का ये मतलब है कि जो यूस्ट्रेशन ट्यूब है वो अक्लूडेड हो जाएगी। अक्लूडेड का मतलब है कि वो नैरो हो जाएगी या फिर वो ब्लॉक हो जाएगी। वो क्यों ब्लॉक हो रही है? कि उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जब भी यूस्ट्रेशन ट्यूब को इन्वॉल्व करेंगे तो वहाँ पर एडिमा होगा और इसके अलावा हाइपरईमिया होगा। एडिमा और हाइपरईमिया होने की वजह से ट्यूब बंद हो जाएगी। ट्यूब बंद होगी तो जो मिडिल ईयर का प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी हवा है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। जब मिडिल ईयर का प्रेशर नेगेटिव होता है तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्टेड हो जाती है। रिट्रैक्शन होने की वजह से यही हमें साइन नज़र आएगा। जब हम इसको एग्जामिन करेंगे तो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होगी? रिट्रैक्टेड नज़र आएगी। और इसके अलावा जो इसके साथ हैंडल ऑफ माइलिस अटैच था उसकी पोजीशन मोर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और जो माइलिस का लैटरल प्रोसेस था वो ज़्यादा हमें प्रोमिनेंट नज़र आएगा। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है डेफनेस और ईयर एक, के बच्चे में डेफनेस होगी और इसके अलावा उसके कान में दर्द होगा। और जब हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें कंडक्टिव डेफनेस आएगा। कंडक्टिव डेफनेस इस वजह से आएगा कि जब भी एक्सटर्नल ईयर या फिर मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो तो उसमें जो डेफनेस होती है वो कंडक्टिव डेफनेस होती है। उसके बाद आ जाती है प्री सपुरेशन। प्री सपुरेशन का ये मतलब है कि वो जो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म था जिसने यूस्ट्रेशन ट्यूब को इन्फेक्ट किया था, अब उसने टिम्पैनिक कैविटी को भी इन्फेक्शन उसका भी काज करवा दिया है। तो हमें पहले सिर्फ यूस्ट्रेशन ट्यूब में रेडनेस, हाइपरीमिया नज़र आ रहा था, लेकिन अभी हमें मिडिल ईयर में हाइपरीमिया नज़र आएगा। वहाँ पर हमें इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स नज़र आएंगे और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होगी। ठीक है, तो यही साइन भी इसका यही है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इसमें हमें कंजस्शन नज़र आएगी, यानी कि वहाँ पर हमें ब्लड वेसल नज़र आएंगी। तो इसकी वजह से उसकी अपीयरेंस किसकी तरह होगी? कार्ट व्हील अपीयरेंस। ठीक है, इस अपीयरेंस को हमें कहते हैं कार्ट व्हील अपीयरेंस। और यहाँ पर भी हमें कंडक्टिव डेफनेस नज़र आएगा। और बच्चे में क्या सिम्टम्स होंगे? बच्चे में कान दर्द ज़्यादा स्वेर हो जाएगा, थ्रोबिंग पेन होगा, उसमें उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। और अडल्ट में क्या होगा? डेफनेस और टिनाइटिस। ठीक है, मेन सिम्टम्स क्या होते हैं कि डेफनेस और टिनाइटिस। और जो चिल्ड्रन है उसमें इसके अलावा अब यहाँ पर फीवर भी होगा 102 to 103 फ़ारेनहाइट डिग्री का।
नेक्स्ट स्टेज है सपुरेशन। सपुरेशन का ये मतलब है कि अब मिडिल ईयर में पस बन चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किस ऑर्गेनिज्म ने काज करवाया था, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म ने। तो यहाँ पर अब पस बन गई है, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में फ्लूइड है, एक्सुडेट्स है, पस की वजह से वो बाहर की तरफ उसकी बल्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो साइन में हमें क्या नजर आएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर रेड हो जाएगा, इसके जितने भी लैंड मार्क्स थे वो हमें ख़त्म नजर आएंगे, वो लैंड मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे और टेंडरनेस हमें मेस्टाइड एंट्रम पर भी नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पस है वो मिडिल ईयर में इसके साथ साथ मेस्टाइड एयर सेल में भी बन सकती है। और सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, ईयर एक बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाएगा, डेफनेस भी ज़्यादा हो जाएगी, बुखार भी ज़्यादा हो जाएगा, वॉमिटिंग और कन्वर्जन। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फोर्थ नंबर पर आ जाती है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसके एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में रप्चर होने की वजह से जितनी भी पस है वो एक्सटर्नल ईयर में जितना भी एक्सुडेट है, ये पस है, वो हमें एक्सटर्नल ईयर में एक्सटर्नल एडोटरी कनाल जो है उसमें नज़र आएगी। और ये जो एक्सुडेट होगा ये स्टार्ट में ब्लडी डिस्चार्ज होगा और टाइम के साथ साथ ये म्यूकोपैरुलेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ओटाइटिस मीडिया किसकी वजह से हो रहा था, बैक्टीरिया की वजह से। तो आपने इसको एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स में हम ज़्यादातर एम्पिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन देते हैं, जो कि स्ट्रेप निमोनिया और इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजा के लिए होती हैं, लेकिन हमने इनको डिवाइडेड डोजेस में देना है। ठीक है, अमॉक्सिसिलिन को 3 डिवाइडेड डोजेस में और एम्पिसिलिन को 4 डिवाइडेड डोजेस में हमने देना है। इसकी वजह से जो उसके सिम्टम्स है, जैसे कि बुखार था, कान में दर्द था, वो ठीक हो जाएगा। और एंटीबैक्टीरियल थेरेपी जो होती है ये आपने 10 डेज़ तक कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट चाहे वो नेज़ल हो या फिर ओरल हो, दोनों का काम होता है कि जो एडिमा हुआ है टिम्पैनिक यूस्ट्रिशन ट्यूब में उसको ख़त्म करना। जो फर्स्ट स्टेज थी उसके लिए हम देते हैं डीकंजेस्टेंट। तो उसमें जो नेज़ल है उसमें आ जाता है एफिड्रिन और ऑक्सीमेटाजोलिन और ज़ैलोमेटाजोलिन। ओरल में कौन सी आ जाती है, सीडोफिड्रिन 30 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। एंटीबायोटिक्स और डीकंजेस्टेंट के अलावा हम बच्चे को पैरास्टामोल देते हैं, क्योंकि उसको बुखार था, ठीक है, और पेन था। ईयर टायलेट करते हैं अगर उसमें डिस्चार्ज प्रेजेंट हो। ड्राई लोकल हीट भी हम देते हैं पेन को सप्रेस करने के लिए या इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए। और लास्ट में अगर जो ड्रम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है अगर वो बल्ज कर रही है, रेजोल्यूशन नहीं हो रही, आल दो हमने एंटीबायोटिक्स दे दिए हैं और इफ्यूजन जो है वो बिहाइंड द 12 वीक्स है, तो फिर हम उसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी उसकी इंसिजन करते हैं और उसमें जितनी भी पस वगैरह होती है या एक्सुडेट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है ओटाइटिस मीडिया विदाउट एफ्यूजन, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन, एरोटाइटिस मीडिया और एक्यूट वायरल ओटाइटिस। तो इसकी पैथोजेनेसिस में क्या था कि यूस्ट्रिशन ट्यूब डिसफंक्शन। अब यूस्ट्रिशन ट्यूब डिसफंक्शन की काज क्या है, सबसे पहले आ जाता है कि एलर्जी। एलर्जी का ये मतलब है कि कोई भी सीजनल एलर्जी हुई है बंदे को, ठीक है, इनहेलेंट या फूड स्टफ, किसी की वजह से भी अगर एलर्जी हुई है तो यूस्ट्रिशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एलर्जी में क्या होता है, एडिमा वगैरह होता है, तो उस एडिमा की वजह से यूस्ट्रिशन ट्यूब भी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद कोई क्लेफ्ट पैलेट है या फिर वायरल इन्फेक्शन, अगर एडिनो वायरस है या राइनो वायरस है जिसने अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करवाया है, तो उसकी वजह से भी यूस्ट्रिशन ट्यूब डिसफंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाता है नेजोफेरेंजियल ट्यूमर, एडिनाइट, इसके अलावा टंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ नेजोफेरेंक्स। इन सब में क्या होता है कि जो यूस्ट्रिशन ट्यूब होती है उसकी माल फंक्शनिंग होती है, तो हमारे पास मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लास्ट में आ जाता है एनवायरमेंटल में आके बॉटल फीडिंग या फिर पैसिव स्मोकिंग में भी ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सिम्टम में आ जाता है हेयरिंग लॉस, ठीक है। हेयरिंग लॉस कभी कभी सिर्फ यही सिम्टम होता है कि बच्चा जो होता है उसमें कोई और सिम्टम नहीं होता, बल्कि उसकी क्या कंप्लेन होती है कि उसमें हेयरिंग लॉस है। और ये जो हेयरिंग लॉस होता है ये इंसीडियस इन ऑनसेट होता है और 40 डेसिबल तक ये होता है। उसके बाद है ओटैल्जिया, कि उसको ओटैल्जिया यानी कि कान में दर्द होगा और ये माइल्ड होता है। उसके बाद है डिफेक्टिव स्पीच किसकी वजह से हुई है, हेयरिंग लॉस। जब बच्चा सुन नहीं सकेगा तो उसकी जो स्पीच होगी वो भी डिलेड होगी या फिर डिफेक्टिव होगी। और लास्ट में आ जाता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से माउथ ब्रीथिंग या फिर हाइपोनेजल वॉइस होगी। फिर मीडिया विद एफ्यूजन का क्या मतलब है कि इसमें हमें फ्लूइड नजर आएगा इन द मिडल ईयर क्लेफ्ट,
और इसके अलावा सिम्टम क्या होगा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। पैथोजेनेसिस में यह है कि यूस्ट्रिशियन ट्यूब का डिस्फंक्शन हुआ है। यूस्ट्रिशियन ट्यूब डिस्फंक्शन की वजह से मिडिल ईयर में प्रेशर नेगेटिव हो गया है। हाइपरप्लेजिया ऑफ गॉबलेट सेल की वजह से सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो इस वजह से हेयरिंग इम्पेयर हो। एटियोलॉजी यानी कि इसमें काजेज़ क्या हैं, तो उसमें आता है यूस्ट्रिशियन ट्यूब डिस्फंक्शन जो कि साइनोसाइटिस की वजह से होती है। इसके अलावा नेजोफ्रिंजियल ट्यूमर की वजह से होती है, एडिनाइटिस की वजह से होता है। सेकंड पर आ जाता है एलर्जी। कोई भी सीजनल एलर्जी की वजह से सिक्रीशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी जो यूस्ट्रिशियन ट्यूब है वो भी ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ एडिमा। पैलेटल एब्नॉर्मेलिटीज़ की वजह से वायरल इन्फेक्शन में आ जाता है एडिनोवायरस और राइनोवायरस। और इन्वायरमेंटल में आ जाता है बॉटल फीडिंग या फिर पैसिव स्मोकिंग। तो ये सब की वजह से क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। ज़्यादातर स्कूल ऑन गोइंग चिल्ड्रन में होता है। और उन बच्चों में क्या सिम्टम्स आते हैं, कंडक्टिव डेफनेस, ठीक है, क्योंकि इसमें मिडिल ईयर में फ्लूइड आ गया है। और कंडक्टिव डेफनेस जो होता है ये इंसीडियस इन ऑनसेट होता है, यानी कि ये एकदम से सडन नहीं होता बल्कि टाइम के साथ साथ ये डेवलप होता है। और इसमें कितना हेयरिंग लेवल होता है, 40 डेसिबल, ठीक है, इतनी इसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है। उसके बाद है ओटैल्जिया। ओटैल्जिया मतलब कान में दर्द होगा जो कि माइल्ड होगा। डिफेक्टिव स्पीच किस वजह से होगी, क्योंकि बच्चा सुन नहीं सकेगा तो वो या तो उसकी जो स्पीच होगी वो डिलेड होगी या फिर वो डिफेक्टिव होगी। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, माउथ ब्रीथिंग और हाइपोनेजल वॉइस होगी बच्चे में। क्लास में आ जाता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कि उसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, माउथ ब्रीथिंग बच्चा करेगा और उसकी वॉइस हाइपोनेजल। जब हम ऑटोस्कोपी करेंगे तो हमें फ्लूइड नजर आएगा बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें डल, ठीक है, इसका कलर हमें डल नजर आएगा, रिट्रैक्टेड होगी और इमोबाइल होगी। ब्लड वेसल्स हमें नजर आएंगे अराउंड द हैंडल ऑफ मैलियस। और जो फ्लूइड होगा मिडिल ईयर जो होगा वहाँ पर फ्लूइड भी होगा और इसके अलावा एयर भी प्रेजेंट होगी। हम कहते हैं फ्लूइड एयर लेवल नजर आएगा। कब नजर आएगा, अगर ट्रांसपेरेंट हो, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और फ्लूइड थिन हो। डायग्नोसिस के लिए हम हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद ऑटोस्कोपी करेंगे। ऑटोस्कोपी से हम कहते हैं न्यूमेटिक ऑटोस्कोपी। ऑडियोमेट्री करेंगे, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री करेंगे। इसके अलावा स्पीच ऑडियोमेट्री और एक्सरे करेंगे हम नेजोफेरिंग सॉफ्ट टिश्यू का, ताकि अगर कोई भी ट्यूमर वगैरह है उसको डायग्नोस करने। फ्लूइड रिमूव हम कर सकते हैं मेडिकल और सर्जिकल, दोनों मेथड है। मेडिकल का ये मतलब है कि इसमें हम ड्रग्स देंगे। ड्रग्स में आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन, डीकंजेस्टेंट। तो एंटीबायोटिक्स हम क्यों देते हैं, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था, ठीक है। एंटीहिस्टामिन एलर्जी की वजह से देंगे। डीकंजेस्टेंट देंगे कि जो एडिमा था नेजोफ्रिंजियल अंडर यूस्ट्रिशियन ट्यूब वो ख़त्म हो जाए। सर्जिकल ट्रीटमेंट में 3 आ जाते हैं, मेरिंगोटोमी है, ट्यूब इंजर्शन है और एडिनेक्टोमी है। मेरिंगोटोमी का ये मतलब है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर हम इंसिजन देकर और जितना भी फ्लूइड है मिडिल ईयर में वो हम एस्पायर कर लेंगे थ्रू द सक्शन। तो इसमें जो इंसिजन होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है एंटीरियो इन्फीरियर क्वाड्रेंट और एक होती है एंटीरियो सुपीरियर क्वाड्रेंट। तो इसमें हम जो एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में जो इंसिजन देते हैं उसको हम बियर कैन प्रिंसिपल भी कहते हैं। बियर कैन प्रिंसिपल का ये मतलब है कि अगर जो फ्लूइड है वो थिक ग्लू लाइक सिक्रीशन है तो उसको हम जो स्पायर करते हैं वो सुपीरियर क्वाड्रेंट से करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाती है ट्यूब इंजर्शन, कि अगर मेरिंगोटोमी जो है ये फेल हो गई है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी फेल हो गया, तो हमने अब क्या करने हैं, एक डिवाइसेस होती है जिसका नेम होता है ग्रोमेड, ठीक है। ये वाली डिवाइसेस हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्लेस कर देते हैं और उसके थ्रू जो पास होती है, जो फ्लूइड होता है वो ड्रेन होता रहता है। तो ये अप टू मंथ्स वहाँ तक की पड़ी रहती हैं, ठीक है, और फिर खुद ब खुद ही ये रिमूव हो जाती है। और फिर लास्ट में आ जाता है कि सर्जरी, अगर जो भी काज था जैसे कि एडिनाइट थी या फिर टंसिलाइटिस था तो हम टंसिलेक्टमी करेंगे, इसके अलावा एडिनेक्टमी करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाता है एरोटाइटिस मीडिया। एरोटाइटिस मीडिया का मतलब होता है ऑर्टिक बैरोट्रॉमा, ठीक है। एरोटाइटिस मीडिया का क्या मतलब है, इसका सेकंड नेम है ऑर्टिक बैरोट्रॉमा। इसमें नॉन सपोरेटिव कंडीशन है जो कि यूस्ट्रिशियन ट्यूब अगर जो है वो मिडिल ईयर प्रेशर को इक्वलाइज बैलेंस नहीं कर रही, ठीक है। उसका क्या काम था कि वो प्रेशर ऑफ द मिडिल ईयर को बैलेंस करे। अगर उसमें कोई भी मसला है जिसकी वजह से यूस्ट्रिशियन ट्यूब का डिस्फंक्शन हो गया तो उसे हम कहते हैं एरोटाइटिस मीडिया। इसमें कब मसला आता है कि जब भी, वैसे नॉर्मली तो बंदे में कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर जब प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को मिडिल ईयर का प्रेशर चेंज होता है ड्यूरिंग द एयर फ्लाइट या फिर अंडर वाटर डाइविंग, इन केसेस में सबसे पहले आ जाता है एरोटाइटिस मीडिया को
ऑर्टिक बैरोट्रामा भी कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया का सेकंड नेम है ऑर्टिक बैरोट्रामा। ऑर्टिक बैरोट्रामा में क्या होता है कि यूस्ट्रेशन ट्यूब जो नॉर्मली क्या काम कर रही थी कि मिडल ईयर का और इन्वायरमेंट का प्रेशर मेंटेन कर रही थी, इसको इक्वलाइज कर रही थी। अगर वो ये काम नहीं कर सकती तो उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया होता है। ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा कि बंदे में क्या होगा, ईयर पेन होगा, इसके अलावा हेयरिंग लॉस होगा और टिनाइटिस होगा। तो इससे हम कहते हैं एरोटाइटिस मीडिया। ठीक है, इसकी काज ये होती है कि जो सबसे पहले नॉर्मली तो क्या हो रहा होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओपन हो जाती है अगर प्रेशर मिडिल ईयर में हाई हो, ताकि वो इक्वलाइज कर सके। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और वो भी सडन, तो उसकी वजह से ये ओपन नहीं हो सकती बल्कि ये क्लोज रह जाती है। उसके क्लोज होने की वजह से यहाँ पर मिडिल ईयर में जितनी भी हवा थी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हमें रिट्रैक्टेड नज़र आएगी। ठीक है, रिट्रैक्टेड हो जाएगी और कंजस्टेड हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं एरोटाइटिस मीडिया। एरोटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट ये है कि या तो आपने डीकंजस्टेंट देने, मेरिंगोटोमी करनी है, और इसके अलावा जो यानी कि इसका मेन ट्रीटमेंट इसका यही है कि आपने मिडिल ईयर में जितना भी वो प्रेशर था वो आप नॉर्मल करना है थ्रू द कैथेटराइजेशन, या फिर आपने डीकंजस्टेंट ड्राफ्ट दे दें विद द एंटाइहिस्टामिन, और इसके अलावा आप मेरिंगोटोमी कर सकते हैं कि ट्यूब को आपने अनलॉक कर दें। प्रिवेंशन आपने करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया। तो इसमें जो मिडिल ईयर है वहाँ पर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्रोसिस की वजह से रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ दी एंटायर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसके अलावा ओसिकुलर चेन और प्रोमोन्ट्री होगा। इवन मेस्टाइड एयर सेल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। काज इसकी बीटा इम्यूनेटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और उन बच्चों में होता है जिसमें पहले से एक्जेंथेमेटिस फीवर हो। एक्जेंथेमेटिस फीवर का मतलब होता है कि स्किन इरेप्शन बिकॉज ऑफ मीजल या फिर स्कारलेट फीवर। उसके बाद इसका सिम्टम में आ जाता है प्रोफ्यूज ओटोरिया, और इसमें हीलिंग में आता है कैसे, हमें हीलिंग कैसे नज़र आएगी कि या तो फाइब्रोसिस हो जाएगी या फिर कोलेस्टियोटोमा बन जाएगा। कोलेस्टियोटोमा किसे कहते हैं, अगर केराटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम मिडिल ईयर में पाई जाए तो उसे हम कहते हैं कोलेस्टियोटोमा। ट्रीटमेंट में आ जाता है, हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, तो ट्रीट हम इसको करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी पर 7 to 10 डेज, और अगर ये फेल हो गया है और साथ में एक्यूट मेस्टाइटिस भी हो गया तो हम फिर मेस्टाइडेक्टमी करेंगे। आ जाती है रिकरेंट का ये मतलब है कि जो 6 months to 6 years के बच्चे हैं, अगर उनमें बार बार ओटाइटिस मीडिया का एक्यूट अटैक आ रहा है तो उसे हम कहते हैं रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो ये कितने साल में कितनी मरतबा, 4 to 5 times। ठीक है, एक साल में 4 से 5 मरतबा बच्चे में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है। और इसकी काज ये है कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर बच्चे में साइनोसाइटिस या फिर विलोफ्रेंजियल इंसफिशिएंसी, एडिनाइड हाइपरट्रॉफी, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जी, इम्यून डिफिशिएंसी है, तो इसकी वजह से बच्चे में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया रिकरेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मैनेजमेंट हमने ऐसे करना है कि सबसे पहले हमने काज देखनी है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की काज क्या है, उसको ट्रीट करना है। उसके बाद हमने प्रोफिलैक्सिस के तौर पर एमॉक्सिसिलिन और सल्फेट्रिजोल देनी है, लेकिन ये सिर्फ 1 to 2 अटैक्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया प्रिवेंट कर सकती है। और इसके अलावा इनका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी काज करवा सकती हैं। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास जो रह जाता है वो है मेरिंगोटोमी या फिर टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब। टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब हमने कब इंसर्ट करनी होती हैं, अगर हाफ ईयर में यानी कि 6 months में 4 अटैक्स आ रहे हैं या फिर 1 year में 6 अटैक्स आ रहे हैं, तो हमने टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब जो होती हैं उनको हम इंसर्ट कर देते हैं, और उसके अलावा एडिनेक्टमी करते हैं विद और विदाउट टॉन्सिलेक्टमी, और जो भी एलर्जी है काज है उसको भी हमने मैनेज करना है।